हेलो एंड वेलकम टू इंजीनियर्स IQ। आज हम डिस्कस करेंगे क्विक रिवीजन या शॉर्ट नोट्स फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और ये जो शॉर्ट नोट है हमने कवर किया है 3 लेक्चर्स में, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि मिल जाएंगे आपको प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये जो शॉर्ट नोट है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर SSC चाहिए, UPSSC चाहिए एंड वेरियस जो कंपिटेटिव एग्जाम्स होते हैं सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, उन सब के लिए। क्योंकि जो सोम सब्जेक्ट है वो ट्रेड्स के लिए कॉमन सब्जेक्ट होता है, सिविल एंड मैकेनिकल के लिए। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और अगर आपको चाहिए किसी भी बुक्स की PDF, जैसे आरोग्य की बुक हो गई या गुप्ता की बुक हो गई, और भी पेपर्स चाहे वो मैकेनिकल के हों, प्रीवियस ईयर पेपर्स या फिर सिविल के हों, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर मेरे द्वारा बनाए गए किसी भी लेक्चर की PDF चाहिए तो आपको जाना होगा टेलीग्राम ऐप पर और वहाँ पर सर्च कीजिए इंजीनियर्स IQ। इंजीनियर्स IQ सर्च करने के बाद आपको ये जो चैनल दिख रहा है वो मिलेगा, सेम आइकन वहाँ पर होगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आपको सारी नोटिफिकेशन PDF की एक साथ इस पर मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जैसा कि आपको पता है हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था 6th चैप्टर तक। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे 7th चैप्टर को एंड 8th चैप्टर को। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिफ्लेक्शन इन बीम्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिफ्लेक्शन क्या होता है। तो ये होता है मैक्सिमम डिफॉर्मेशन किसी भी बीम का, उसके सरफेस से मैक्सिमम जितना वो डिफॉर्म हो सकती है वो क्या उसका कहलाता है डिफ्लेक्शन। और ये क्यों होता है, किसी भी बीम में डिफ्लेक्शन क्यों आता है, तो वो होता है ड्यू टू वेरिंग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। यानी कि एक जैसे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट नहीं आते हैं किसी भी बीम में, इसकी वजह से ये डिफ्लेक्शन होता है। जैसे कि मान लिया मेरे पास कुछ इस टाइप की बीम थी और यहाँ पर इस पर अगर शियर फोर्स की बात करें तो बेरिंग शियर फोर्स होते हैं, यानी कि सेंटर पर मिनिमम होते हैं और मैक्सिमम होते हैं इसके सपोर्ट्स पर। यहाँ पर अगर इसके सपोर्ट्स हैं तो इसके कारण क्या होता है, इसका जो बीम है अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो कुछ इस तरह से बेंड कर जाता है। तो इस जो बेंड है अपनी पहले वाली सरफेस से जितना भी ये ज़्यादा दूरी तक डिफॉर्म होगा, इससे हम क्या कहते हैं डिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की, तो ये एनालाइज किया जाता है बाय वेरियस मेथड्स। जो मेथड्स हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। सबसे पहले है मूवमेंट एरिया मेथड, मैं आपको अभी इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद स्ट्रेन एनर्जी मेथड, थर्ड है डबल इंटीग्रेशन मेथड और कंजुगेट बीम मेथड। ये 4 मेथड्स यूज किए जाते हैं मेनली। और सबसे पहले अगर हम बात करें मूवमेंट एरिया मेथड की, तो इसको डिटरमाइन करने के लिए 2 थ्योरम्स दी जाती हैं। सबसे पहली थ्योरम जो है वो ये है कि किसी भी पॉइंट पर अगर हमें स्लोप निकालना है तो उस स्लोप को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो MB मूवमेंट का डायग्राम होता है, यानी कि बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम होता है, उसका उसे बोल लीजिए या फिर कह लीजिए MBEI डायग्राम जो होता है, उसका हमें क्या करना है, टोटल एरिया निकाल लेना है टुवार्ड्स अप्रोचिंग बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम जहाँ पे होता है। यानी कि जहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम होता है वहाँ से और एंड तक का हम अगर एरिया निकाल लेते हैं तो वो मुझे क्या दे देगा, उस पॉइंट पर स्लोप। जैसे कि मैं बात करूँ, अगर नीचे जो डायग्राम दिखा रखा है इस डायग्राम की, तो इस डायग्राम में मैक्सिमम जो बेंडिंग मूवमेंट है वो यहाँ पर होता है और यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया अगर हम निकाल लेते हैं तो ये क्या कहलाएगा स्लोप। किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमने यहाँ पर ये जो आपको थीटा भी दिखा रखा है, इस पॉइंट पर इसके लिए स्लोप हो गया। ठीक है, अगर हम डिफ्लेक्शन की बात करें तो डिफ्लेक्शन में हम क्या करते हैं, MBEI डायग्राम का एरिया हमें पता होता है, यानी कि स्लोप जो होता है थीटा भी, उसमें हम इसके सेंट्रोइडल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेंट्रोइडल डिस्टेंस जो होती है वो कहाँ से ली जाती है, जहाँ पर हमने जो थीटा मेजर किया था यानी स्लोप मेजर किया था। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की सेंट्रोइडल डिस्टेंस यहाँ पर दिखा रखी है 2L/3। यहाँ पर 2L/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा आपको क्या, डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन और स्लोप कैसे निकालना है, मोमेंट एरिया मेथड के द्वारा आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर इस डायग्राम में 2L/2 लिखा है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, 2L/3 होगा यहाँ पर। नेक्स्ट अगर बात करें हम स्लोप और डिफ्लेक्शन की, सेम फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया वो लिख रखा है यहाँ पर। एरिया निकालेंगे तो ये बेसिकली एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ L और यानी कि बेस इंटू हाइट। तो हाइट यहाँ पर क्या है, WL/EI जो यहाँ पर लिख रखी है, मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास स्लोप का फॉर्मूला आ गया WL² 2EI। ठीक है, अपॉन 2EI।
और अगर हम बात करें यहाँ पर डिफ्लेक्शन की, तो डिफ्लेक्शन में क्या करते हैं हम सेंट्रोइडल डिस्टेंस की का मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसी पॉइंट से सेंट्रोइडल डिस्टेंस लेते हैं जहाँ पर हमने स्लोप मेजर किया था। तो देखिए यहाँ पर हम अगर सेंट्रोइडल डिस्टेंस की बात करें तो वो क्या है 12/3। फिर से वहाँ पर गलत लिखा है तो आप चेक कर लीजिएगा, उसको सही कर लीजिएगा। WL²/2EI जो स्लोप था उसमें हमने सेंट्रोइडल डिस्टेंस यानी 12/3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मुझे मिल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, WL³/3EI। ठीक है, तो यहाँ से WL³/3I आप इस डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला देख सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप देख लीजिए। सबसे पहले इसमें पूछा गया है आपको दी गई है एक कैंटिलीवर बीम जिस पर एक पॉइंट लोड लग रहा है इसके फ्री एंड पर, और इस पॉइंट लोड W के कारण इसमें मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन है वो 8 mm होता है, और अगर इसके उसी पॉइंट पर स्लोप की बात करें तो वो है 0.002 रेडियन। ठीक है, तो यहाँ से आपको पूछा गया था कि इसकी टोटल स्पान क्या होगी कैंटिलीवर बीम की, तो वो आपको बतानी थी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, मैंने बताया अभी आपको कि जो स्लोप का फॉर्मूला होता है या फिर जो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो यहाँ पर दिखा रखा है, डिफ्लेक्शन इक्वल्स θv इंटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस, यानी जो स्लोप है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम सेंट्रोइडल डिस्टेंस का, तो जहाँ पर हम स्लोप निकाल रहे थे वहाँ पर हमें मिल जाता है उसके लिए डिफ्लेक्शन। तो अगर हम इस फॉर्मूले से देखें तो थीटा मैक्सिमम इक्वल्स लिख सकते हैं थीटा इंटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस, और इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 8 जो कि हमें पता है यहाँ पर दे रखा है, और जो थीटा की जगह पर हम रख सकते हैं 0.002। अब नेक्स्ट जो बात करें सेंट्रोइडल डिस्टेंस की, तो वो डिस्टेंस ली जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और जो 12/3 वो कहाँ से आया, आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि इसका जो डायग्राम होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वही डायग्राम होता है इसका M/EI डायग्राम। तो इसका जो क्या है M/EI डायग्राम में हम क्या करते हैं, सिंपली इसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी से डिवाइड कर देते हैं मोमेंट को, वही M/EI डायग्राम सेम रहता है। ठीक है, जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का हमें लेना था इसका CG, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका सेंट्रोइड मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 12/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और देख लेंगे यहाँ से, अगर हम सॉल्व करेंगे इसको L की वैल्यू मिल जाएगी 6 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन क्या होगा वेरियस केसेस के लिए, तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर TION होगा, आप चेक कर लीजिएगा, डिफ्लेक्शन की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। देखिए यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होता है और स्लोप होता है वो वेरियस कंडीशंस के लिए आप निकाल सकते हैं मोमेंट एरिया मेथड से, तो लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेथड यूज़ नहीं करेंगे, सिंपली हम एक ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे और सारी जो भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं इनको याद रखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन सब केसेस के लिए कैसे आपको याद रखना है। तो टोटल 6 केसेस हैं, अभी मैं बात करूँगा सिर्फ कैंटिलीवर बीम तक। तो इनके लिए क्या रखना है आपको कि सबसे पहले आपको लगाना है मोमेंट, यानी कि फर्स्ट केस क्या है, आपके पास मोमेंट लग रहा है ओनली किसी भी बीम पर, तो उसके लिए स्लोप एंड डिफ्लेक्शन क्या होगा। सेकंड केस क्या है, जब फ्री एंड पर वर्क कर रहा हो एक लोड, तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन क्या होगा, ऐसे ही आगे UDL, फिर उसके आगे UBL। तो फोर्थ केसेस एज इट इज़ आपको याद रख लेने हैं, यानी केस नंबर 1 पे हमेशा ये रखना है याद, सेकंड पर ये, थर्ड पर ये, फोर्थ पर ये। ठीक है, अब इसके लिए स्लोप के लिए आपको एक चीज़ याद रख लेनी है, स्लोप की मैक्सिमम पावर 3 होती है। यहाँ पर आप किसी भी केस में देखेंगे तो स्लोप की मैक्सिमम पावर आपको 3 मिलेगी, यानी कि आपको 3 से 4 पावर पर नहीं जाना है। ऐसे ही अगर हम डिफ्लेक्शन की बात करें तो इसकी मैक्सिमम पावर 4 होती है, यहाँ पर 4 से आपको 5 पर नहीं जाना है। ये चीज़ अगर आपको याद हो गई, जो भी 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, पहले तो इनका क्रम, दूसरा मैक्सिमम पावर, तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। मैं देखो बता देता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया ये केसेस नंबर 1 है, तो नंबर 1 केस के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर केस के लिए हमें सिंपली लिख देना है ML/EI। तो ML/EI, अब हमें दिक्कत कहाँ पर आती है, इन सब में दिक्कत यहाँ पर आती है कि हमें इसकी पावर क्या लगानी है, सेकेंड चीज़ इसका जो आगे का डिजिट जो भी है वो क्या होगा। तो इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। कैसे, जैसे कि सबसे पहला केस है तो हम इसकी पावर भी 1 लगा देते हैं और इसके जो आगे है वो लगा देते हैं फैक्टोरियल 1। ठीक है, यहाँ पर लिख देता है हम फैक्टोरियल 1। तो फैक्टोरियल 1 को सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू भी 1 आएगी, तो यहाँ से हमें मिल गया स्लोप ML/EI। ठीक है, ऐसे अगर नेक्स्ट केस की बात करें तो यहाँ पर सेकेंड केस है, इसका मतलब हम इसकी पावर 2 लगा देंगे और नीचे लिखेंगे फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू भी 2 होती है, तो यहाँ से हमें मिल गया फॉर्मूला ML² अपॉन 2EI। ऐसे ही नेक्स्ट की बात करें, ये क्रम आगे भी चलता रहेगा।
थर्ड में ml क्यूब ओवर EI कहाँ से आया, थर्ड केस है तो क्यूब लगा दिया, और इस फैक्टोरियल 3 नीचे करेंगे तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 6, यानी कि ये जो डिजिट है वो कहाँ से आया फैक्टोरियल 3 से। ऐसे फोर्थ केस की बात करेंगे तो फोर्थ केस में फिर से हमें क्या करना है, फोर्थ केस है यहाँ पर 4 पावर आनी चाहिए थी, बट पहले ही बता चुका हूँ मैक्सिमम पावर स्लोप के लिए कितनी लेनी है 3, तो यहाँ 4 की जगह हमें क्या लेना है हमेशा 3। लेकिन नीचे फोर्थ केस है तो हमें ऐसा नहीं करना है कि फैक्टोरियल 3 कर लें, नहीं यहाँ पर फैक्टोरियल 4 ही करेंगे क्योंकि 4 केस है, फोर्थ केस है। तो हम फैक्टोरियल 4 की वैल्यू अगर निकालें 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 24, यानी कि हमें 24 मिल जाता है यहाँ से। तो चारों केसेस के लिए आपको स्लोप यहाँ तक पता चल गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके डिफ्लेक्शन की। डिफ्लेक्शन के लिए मैंने बता दिया आपको कि आपको मैक्सिमम पावर 4 लेनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको याद रखना है जो पावर है हर एक केस के लिए 1 इंक्रीज करते जानी है हमें। तो जैसे कि फर्स्ट केस है तो हमें पावर 2 लगानी है, सेकंड केस है पावर 3 लगानी है, और थर्ड केस है पावर 4 लगानी है, फोर्थ केस है मैक्सिमम 4 होती है तो हम 5 पर नहीं जा सकते, फिर भी 4 लगानी है, ठीक है। और नीचे जो ये डिजिट है यहाँ पर क्या करना है, जो ऊपर हम पावर लगा रहे थे या फिर जो केस है उससे एक कम करके प्लस कर देंगे, यानी कि जैसे कि फर्स्ट केस है तो हम लिखेंगे फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 0, यानी कि अब फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, यानी से यहाँ पे हो जाएगा फैक्ट 2 ml² 2EI कहाँ से आया पता चल गया। ऐसे ही अगर हम बात करें नेक्स्ट केस की सेकेंड वाले की, तो पावर तो 3 आ गई एक इंक्रीज करके, बट अगर नीचे की बात करें तो ये क्या होगा फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 1, क्योंकि हम यहाँ से एक कम करके यहाँ पर लिखते हैं प्लस करते हैं, तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3, यहाँ से फॉर्मूला मिल गया WL³/3EI। अगर नेक्स्ट केस की बात करें तो थर्ड केस है तो इसमें क्या पावर लगानी है 4 पावर लगानी है, पावर तो पता चल गई। ऐसे ही अगर इसको सॉल्व करें तो इसके नीचे क्या आएगा थर्ड केस के लिए फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 2, इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई WL/4/8EI। ऐसे ही अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो फोर्थ केस है, यहाँ पर पावर 5 आनी चाहिए थी, लेकिन मैं बता चुका हूँ डिफ्लेक्शन की पावर मैक्सिमम 4 होती है तो 4 ही लगा देते हैं। और फोर्थ केस है तो फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 24 प्लस 6, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 30, यानी कि यहाँ पर जो दिख रखा है आपको 30EI। तो यहाँ तक कैंटिलीवर बीम के जो केसेस हैं वो सारे आपको याद हो गएंगे। नेक्स्ट जो केसेस हैं 2 इंपॉर्टेंट हैं काफ़ी ये भी, तो इनके लिए आपको क्या करना है, जैसा कि मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ मैक्सिमम पावर्स और नीचे के जो डिजिट हैं वही याद रखने होते हैं। तो मैक्सिमम पावर जो है किसी भी बीम में अगर आप लगा रहे हैं पॉइंट लोड, उसके लिए मैक्सिमम पावर हमेशा होती है 2, जैसा कि आप प्रीवियस केस से याद रख सकते हैं, यानी कि सेकंड केस था तो पावर कितनी थी 2, तो यहाँ पर भी स्लोप के लिए पावर क्या होगी 2। ऐसे डिफ्लेक्शन देखे तो यहाँ पर पावर क्या थी 3, तो यहाँ पर भी पावर क्या होगी 3। ऐसे अगर सिक्स्थ केस की बात करें तो यहाँ पर लग रहा है यूडीएल के केस में मैक्सिमम पावर स्लोप की क्या थी 3, तो यहाँ पर भी पावर हो जाएगी 3। और ऐसे ही अगर हम यूडीएल के लिए डिफ्लेक्शन की बात करें, यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी थी 4, तो यहाँ भी मैक्सिमम पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। अब नीचे वाले जो डिजिट हैं वो आपको याद रख लेने हैं। इसके लिए होता है 16, इसके लिए होता है 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से तो 48 मिल जाएगा। ऐसे ही अगर नेक्स्ट केस की बात करें तो इसमें 24 होता है और यहाँ पर 5/384 होता है। तो ये आपको दो केस थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, बट अगर आप इन सबको याद रख लेंगे तो ये केस अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि और कोई इंपॉर्टेंट केस बचता नहीं है और मैक्सिमम यही 6 केसेस पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं चैप्टर 8 पर। प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें सारी जो फॉर्मूला हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपको पूछ लिया जाएगा कि किसी भी बीम में अगर उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को 2 टाइम्स कर दिया जाता है तो उसके स्लोप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या डिफ्लेक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप इन सब फॉर्मूलाज को यूज़ करके और उस पर लोड भी बता दिया जाएगा किस टाइप का लोड है, तो ऐसे आपके क्वेश्चंस दिए जाएंगे, इनके क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि विदाउट प्रैक्टिस के शॉर्ट नोट काम आने वाला है, तो प्रैक्टिस आपको क्वेश्चंस की करनी पड़ेगी। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो मैं इसमें लिख देता हूँ।
नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर 8 की। चैप्टर 8 है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होते हैं? तो सिंपली आप कह सकते हैं कि जहाँ पर जिस प्लेन पर कोई भी मेंबर फेल होता है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल प्लेन, और जिस स्ट्रेसेस के कारण कोई भी मेंबर फेल होता है उसे हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो आप देख लीजिए। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड दिए जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एनालिटिकल मेथड की। तो एनालिटिकल मेथड में हम नॉर्मल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेसेस के लिए एक फॉर्मूला देते हैं, वो आपको याद रख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिग्मा एन इक्वल सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन टू कॉस थीटा, सॉरी टू थीटा यहाँ पर, और प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। तो हर एक जगह टू थीटा ही होता है, इसमें कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। और ऐसे ही अगर हम टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात करें तो टाउ एन इक्वल्स लिखते हैं सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन टू साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा। ठीक है, अगर हम यहाँ से रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालें, रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल स्ट्रेसेस और जो टेंजेंशियल स्ट्रेसेस हैं उन दोनों को का स्क्वायर रूट ले लेते हैं और उन क्या मिल जाता है हमें? रिजल्टेंट स्ट्रेस, जो आप इस फॉर्मूले में देख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो स्ट्रेसेस होंगे तो वो क्या होगी? डायरेक्शन निकालने के लिए जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं अपॉन में हम लिख देंगे शियर स्ट्रेसेस, तो वो सॉरी टेंजेंशियल स्ट्रेसेस कह लीजिए, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से? डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन होती कहाँ से है? तो आप हमेशा याद रखना है आपको, ये जो प्लेन दिख रहा है आपको फेलर प्लेन, वहाँ से ये डायरेक्शन हमेशा मेजर की जाती है, एंगल वहाँ से मेजर किया जाता है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस डायग्राम से देख लीजिए। मेजर प्लेन क्या होता है? तो ये जो प्लेन आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं मेजर प्लेन, सॉरी माइनर प्लेन, और जो मेजर प्लेन है वो ये जो दिखाई दे रहा है ये होता है मेजर प्लेन। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें नेक्स्ट की कि अगर हमारे पास वेरियस टाइप की कंडीशंस हैं, जैसे कि किसी भी मेंबर में सिर्फ यूनिएक्सियल फोर्स लग रहे हैं या फिर बाईएक्सियल फोर्सेस लग रहे हैं, तो इन सब कंडीशंस के लिए जो वेरियस नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं और टेंजेंशियल स्ट्रेसेस हैं वो क्या आने वाले हैं, तो देख लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेंबर में अगर यूनिएक्सियल टेंसाइल स्ट्रेसेस लग रहे हो तो उस केस में क्या होगा? हम सिंपली जो स्ट्रेसेस के फॉर्मूले अभी हमने देखे थे उनमें पुट कर देंगे वैल्यूज़ को और हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे कि जो नॉर्मल स्ट्रेसेस के लिए फॉर्मूला दिया जाता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई यहाँ पर है नहीं यानी जीरो, ऐसे ही यहाँ पर भी जीरो, और ये तो दिया ही नहीं है यानी कि टेंजेंशियल स्ट्रेसेस लग ही नहीं रहे हैं तो ये भी जीरो। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा एक्स अपॉन टू प्लस सिग्मा एक्स अपॉन टू कॉस टू थीटा ये मिल जाएगा हमें। सिग्मा एक्स की जगह हम डायरेक्ट सिग्मा लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर यूनिएक्सियल स्ट्रेस सिग्मा दे रखा है। ठीक है, तो फॉर्मूला मिल गया मुझे यहाँ से नॉर्मल स्ट्रेसेस का। ऐसे ही अगर हम टेंजेंशियल स्ट्रेसेस का निकालना चाहें तो वो मिल जाता है टेंजेंशियल स्ट्रेसेस माइनस सिग्मा वाई टू अपॉन साइन टू थीटा, क्योंकि वो जो फॉर्मूला है वो होता है सिग्मा माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन टू और यहाँ पर साइन टू थीटा, और आगे का टर्म जीरो है क्योंकि टाउ एक्स वाई दिया ही नहीं है तो ये टर्म हम जीरो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सिग्मा एक्स की जगह सिग्मा रख देंगे ये तो जीरो ही है, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें माइनस सिग्मा एक्स साइन बाई टू साइन टू थीटा। ठीक है, वो भी यहाँ लिख रखा है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, सिग्मा एक्स वाई सॉरी सिग्मा वाई टू को कॉमन लेते हैं, सॉरी सिग्मा को कॉमन लेते हैं और ये लिख लेते हैं इसको वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन टू। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा ये कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन गया है, तो वही हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम केस की बात करें वो है ये कि अगर आपके पास यूनिएक्सियल फोर्सेस लग रहे हों, सॉरी बाईएक्सियल फोर्सेस लग रहे हों यानी कि दोनों डायरेक्शन में सेम फोर्सेस लग रहे हों तो क्या होगा? तो फिर से हम जो फॉर्मूलाज दिए हैं इनमें रखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ भी सिग्मा रखना है यहाँ भी सिग्मा रखना है, यानी कि नीचे से ऊपर हो जाएगा टू सिग्मा अपॉन टू, टू से टू कैंसिल यानी सिग्मा हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा? सिग्मा कॉस, सॉरी यहाँ से सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा तो ये जीरो हो गया। तो यहाँ से सिग्मा एन की बात करें यानी कि नॉर्मल स्ट्रेसेस की बात करें वो मिल जाएगा ओनली सिग्मा। ऐसे ही टाउ एन की बात करें तो वो भी जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस होता है तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल और ये जीरो हो गया पूरा टर्म। तो यानी कि टेंजेंशियल स्ट्रेसेस इस केस में जीरो होते हैं, यही इसी का रिजल्ट दे रखा है। इन दिस केस नॉर्मल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सी जो टर्म है उसका, उसमें क्या होता है किसी भी
मेंबर पर बाईएक्सियल फोर्सेस लग रहे हैं, बट इक्वल है मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन डिफरेंस है। तो डायरेक्शन डिफरेंस आप देख सकते हैं इसमें, डायरेक्शन डिफरेंस में क्या होगा, फिर से सॉल्व करेंगे तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई होता है। तो यहाँ पर कंप्रेसिव जो स्ट्रेसेस हैं उनको हमने माइनस ले लिया है, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई होता है। बट स्ट्रेसेस कैसे हैं, कंप्रेसिव हैं, एक अपॉन टू होता है, यहाँ से ये जीरो हो गया ये टर्म। नेक्स्ट जो टर्म होता है प्लस, यहाँ पर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई होता है, माइनस ये प्लस हो जाएगा अपॉन टू, और कॉस टू थीटा होता है। इससे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा कॉस टू थीटा, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है नॉर्मल स्ट्रेसेस के लिए दिया जाता है सिग्मा कॉस टू थीटा, या फिर सिग्मा को हम लिख लेते हैं पी वाई ए मतलब स्ट्रेसेस को हम को इसका फॉर्मूला स्ट्रेस का लिख लिया हमने, लोड अपॉन एरिया। ठीक है, अगर हम टेंजेंशियल स्ट्रेसेस की बात करें तो वो हो जाता है सिग्मा साइन टू थीटा अपॉन, सॉरी सिग्मा साइन टू थीटा लिख लीजिए, या फिर इसको भी पी बाई ए लिख लीजिए स्ट्रेस का फॉर्मूला लिख के। ठीक है, अब नेक्स्ट जो केस है वो ये है प्योर शियर केस। प्योर शियर केस में क्या होता है, ओनली इस पर लग रहे हैं शियर फोर्सेस, तो शियर स्ट्रेसेस ही जनरेट होंगे। तो शियर स्ट्रेसेस के यहाँ पर क्या दे रखा है, जो टेंजेंशियल स्ट्रेस टाउ एक्स वाई, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला से देख सकते हैं इसमें ये सब टर्म्स जीरो हैं। यहाँ पर ये जो साइन टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही इस टेंजेंशियल स्ट्रेसेस की बात करें तो टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा की इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो कि इसमें दे रखा है। अब नेक्स्ट चलते हैं मॉर सर्कल मेथड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मॉर सर्कल मेथड क्या होता है। सिंपली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, वेरियस जो टेंसर क्वांटिटीज़ होती हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो क्योंकि हमें पता है जो स्ट्रेसेस होते हैं वो टेंसर क्वांटिटीज़ होती है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाई मोहर सर्कल मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है मोहर सर्कल मेथड में एक्स एक्सिस को हम कंसीडर कर लेते हैं प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, और जिस पर प्रिंसिपल प्लेन पर क्या आते हैं नॉर्मल स्ट्रेसेस। ऐसे अगर हम बात करें वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस को हम कंसीडर कर लेते हैं शियर प्लेन, जिस पर शियर स्ट्रेसेस को हम ऐसे करके ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम में आप देख लीजिए, और सबसे पहले तो इसमें शियर प्लेन और प्रिंसिपल प्लेन जो मैंने बताया वो लिख रखे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें प्रिंसिपल प्लेन की, ये जो प्रिंसिपल प्लेन है यहाँ पर अगर शियर स्ट्रेस की बात करेंगे तो वो हमेशा जीरो होगा। आप देख सकते हैं शियर स्ट्रेस कहाँ पर बढ़ते हैं, जब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे। बट अगर हम इस एक्सिस की बात करें, प्रिंसिपल प्लेन की बात करें, तो वहाँ पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, हमेशा जीरो होगी। ठीक है, अगर रेडियस ऑफ मोहर सर्कल की बात करें तो वो क्या होती है, दी जाती है आर इक्वल सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम अपॉन टू। ये टाउ मैक्सिमम भी होता है, क्यों मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपको पता है सिग्मा मिनिमम लिख रखी है, यहाँ की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, सिग्मा मैक्सिमम लिख रखी है। अगर हम निकालना चाहें यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, तो क्या होगी, सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखें सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम जो है वो क्या है, इस सर्कल का डाया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये जो डाया है इसको अगर हम अपॉन टू कर दें तो क्या मिल जाता है, ये हमें ये रेडियस सर्कल का। ठीक है, तो मोहर सर्कल का रेडियस निकालना बिल्कुल सिंपल है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि ये टाउ मैक्सिमम कैसे होता है, तो किसी भी सर्कल के लिए अगर हम देखें तो वो चाहे यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर करें, यहाँ से यहाँ तक, वो सारी रेडियस ही होती हैं। ऐसे ही टाउ मैक्सिमम कहाँ पर है, ये जो इस पॉइंट पर है, तो ये भी क्या होगी, इसकी रेडियस के इक्वल हो गया, वही यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें टेंजेंशियल और मैक्सिमम जो स्ट्रेसेस हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेसेस और नॉर्मल स्ट्रेसेस, उनके लिए तो क्या सिग्मा एन इक्वल्स आर प्लस सिग्मा मिनिमम लिखते हैं। कैसे लिखते हैं आप इसमें देख सकते हैं, फिर से सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेसेस जो होते हैं प्लस इक्वल्स हम लिखते हैं आर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई। ठीक है, आर और प्लस सिग्मा मिनिमम यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैक्सिमम स्ट्रेसेस अगर हमें नॉर्मल स्ट्रेसेस अगर हमें फाइंड करने हैं, यहाँ तक की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम सिंपली इसमें देख सकते हैं यहाँ से और यहाँ तक की वैल्यू ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही नॉर्मल स्ट्रेसेस को लिख सकते हैं हम सिग्मा मैक्सिमम प्लस सिग्मा मिनिमम अपॉन टू। क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू हमें पता है यहाँ से, ये जो दे रखी है सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम अपॉन टू, और प्लस सिग्मा मिनिमम करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो यही फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की अगर बात करें मेजर एंड माइनर प्लेन पर, सॉरी मेजर या नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस किसी भी सेक्शन के लिए क्या होंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला दिया जाता है सिग्मा
मैक्सिमम या मिनिमम इक्वल सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स बाई होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्लस माइनस का साइन है, जैसे कि अगर हमें मैक्सिमम निकालना है तो प्लस रखेंगे यहाँ पर इस फॉर्मूले में, और अगर मिनिमम निकालना है तो माइनस रखेंगे इस फॉर्मूले में, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ और याद रखनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस ऑफ मोहर सर्कल बोला जाता है इस फॉर्मूले को, या फिर रेडियस ऑफ मोहर सर्कल आप पीछे पढ़ चुके हैं, टाउ मैक्सिमम के इक्वल होती है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। इसमें भी वेरियस जो केसेस हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि हमने अभी एनालिटिकल मेथड में पढ़ा था, तो वैसे ही इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट केस है मेंबर इज सब्जेक्टेड टू यूनिएक्सियल टेंसाइल स्ट्रेसेस, ओनली एक डायरेक्शन में स्ट्रेसेस लग रहे हों, तो उस केस में क्या होगा, आपको मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू यहाँ पर निकालने के लिए क्या करना है, इस फॉर्मूले में सिग्मा एक्स की जगह सिग्मा रख जाएगा और सिग्मा वाई की जगह 0, क्योंकि एक ही साइड फोर्स लग रहा है। इसके यहाँ पर भी सिग्मा एक्स की जगह सिग्मा हो जाएगा और यहाँ पर 0। तो यहाँ से देख सकते हैं सिग्मा एक्स वाई 2 हो जाएगा, सिग्मा वाई 2 प्लस मैक्सिमम की बात प्लस माइनस लगा हुआ है और सिग्मा एक्स की जगह सिग्मा अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है। टाउ एक्स वाई 0 है यहाँ पर, तो अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें सिग्मा वाई 2 प्लस माइनस सिग्मा वाई 2। अब यहाँ से आप देख सकते हैं मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो सॉल्व करेंगे इस टर्म को, तो मिल जाएगा सिग्मा, और अगर मिनिमम की बात करेंगे तो माइनस साइन लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ से 0, ठीक है। तो इस केस से क्या रिजल्ट मिलता है कि जो शियर फोर्स अगर हम इसके लिए मोहर सर्कल ड्रॉ करें तो वो क्या होगा, ऑरिजिन से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसके मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो हम दिखा रहे थे अभी, यहाँ पर देख सकते हैं सिग्मा है, और मिनिमम की जो वैल्यू है यानी कि 0 है, तो जो लास्ट सर्कल था उसमें कुछ इस टाइप से दिखा रखा था, यहाँ मिनिमम था यहाँ मैक्सिमम था, तो सेम वही केस है, मिनिमम 0 पर पहुँच गया है, इसका मतलब ऑरिजिन यहाँ से हो रहा है, ठीक है। यानी कि इसका कोई एक सिरा ऑरिजिन से मिल रहा होगा। ऐसे अगर हम रेडियस निकालना चाहें इसकी, तो ये क्या हमने अभी निकाला था फॉर्मूले में अपने, वो क्या था हमारा रेडियस ऑफ मोहर सर्कल, तो हम लिख सकते हैं सिग्मा वाई 2 क्या है, इसका रेडियस ऑफ मोहर सर्कल है, या फिर जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को इसने सिग्मा मैक्स बाई 2 लिख लिया है, क्योंकि यहाँ से हमें पता है सिग्मा मैक्स की वैल्यू क्या है, सिग्मा है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। ऐसे ही अब रिजल्ट्स की बात करें तो मोहर सर्कल पासिस थ्रू ऑरिजिन, पहले ही बता दिया है मैंने। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ऑलवेज 0, देख लीजिए आप, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस 0 हैं। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बिकम्स इक्वल टू अप्लाइड लोड, और जो कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं अप्लाइड लोड के इक्वल हैं, देख सकते हैं सिग्मा। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन हाफ ऑफ द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, जो कि ये रिजल्ट लिखा है उसका यहाँ पर लिख रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट केस जो है उसमें क्या करते हैं हम, बायएक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस लगे हैं लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो उसमें क्या होगा, फिर से हम उसी फॉर्मूले में पुट करेंगे सारी वैल्यूज। सिग्मा एक्स की जगह अगर हम सिग्मा रखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर जो फॉर्मूले में होता है प्लस माइनस सिग्मा वाई 2 यहाँ पर रख लीजिए, अंडर रूट सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ से फॉर्मूला मिल जाएगा मुझे सिग्मा वाई 2, यहाँ पर प्लस सिग्मा और होगा, तो सिग्मा वाई 2 की जगह क्या हो जाएगा, सिग्मा प्लस 0 प्लस माइनस 0। ये जो फॉर्मूला मिला है यहाँ से वेरियस जो रिजल्ट्स हैं देख सकते हैं, सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू सिग्मा आ जाएगी, सिग्मा मिनिमम की वैल्यू भी सिग्मा आ जाएगी, क्योंकि माइनस इसके बीच में करेंगे तो भी वैल्यू तो वही मिलने वाली है। अगर आर की बात करेंगे टाउ मैक्सिमम की, तो वो 0 है, क्योंकि इस फॉर्मूला लास्ट का जो क्या होता है रेडियस ऑफ मोहर सर्कल वो 0 है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो टाउ मैक्सिमम और मिनिमम एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है सिर्फ जो सर्कल है मोहर सर्कल वो ड्रॉ होगा, लेकिन वो क्या होगा, एक पॉइंट होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट केस है, मोहर सर्कल ऑलवेज अ पॉइंट। और अगर रिजल्ट की बात करें, मेजर एंड माइनर स्ट्रेसेस जो होते हैं इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर केस 3 की बात करें तो इसमें क्या है, बायएक्सियल स्ट्रेसेस अगर लग रहे हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं बट डायरेक्शन डिफरेंस है, तो आप फिर से उसी फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो यहाँ से सिग्मा मैक्सिमम और मिनिमम जो फॉर्मूला मिलता है वो मिल जाता है 0 प्लस माइनस सिग्मा, ठीक है। यहाँ से सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू जो आएगी वो सिग्मा आएगी, सिग्मा मिनिमम की वैल्यू जो है माइनस सिग्मा आएगी। अगर टाउ मैक्सिमम की बात करें तो फिर से यहाँ से देख सकते हैं सिग्मा रख देंगे, ठीक है, जो कि होती है रेडियस ऑफ मोहर सर्कल। रिजल्ट्स देख लेते हैं, तो सिग्मा मैक्सिमम और मिनिमम इक्वल हैं, बट इसकी डायरेक्शन देख लीजिए, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो माइनस होता है,
और राइट हैंड साइड प्लस होता है। तो ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से मिलेगा, यानी कि इसका जो सेंटर है वो कहाँ होगा, इसके ओरिजिन पर। सेंटर ऑफ मोर सर्कल लाइज एट ओरिजिन। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट जो है मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं वो इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में बट डिफरेंट होंगे डायरेक्शन में। ऐसे ही अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बिकम्स इक्वल टू मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, ये सारे केसेस आप इन रिजल्ट से देख सकते हैं। केस डी की बात करेंगे तो प्योर शियर केस है इसमें, यानी कि कोई भी शियर स्ट्रेस इसमें कोई भी नॉर्मल स्ट्रेसेस नहीं लग रखे हैं। तो इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं यहाँ पर टाउ आ जाएगा ओनली। तो अगर इससे निकालेंगे सिग्मा मैक्सिमम तो फिर टाउ होगा और सिग्मा मिनिमम वो माइनस टाउ होगा। ऐसे ही रेडियस ऑफ शियर सर्कल की मोहर सर्कल की बात करेंगे तो वो क्या होगा, टाउ होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं मोहर सर्कल फिर से एक उसका सेंटर इसके ओरिजिन पर होगा। फिर से वही पॉइंट सेम है और मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में बट डायरेक्शन डिफरेंस होगी। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर फिनिश होता है, यानी कि जो शॉर्ट नोट है कंप्लीट हो गया है सॉम का। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज ऑल द बेस्ट।